आपको याद दिला रहे हैं एक बार फिर से राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। और आप हमारे जो क्राउड फंडिंग एफर्ट चल रही है उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं, वो भी लिंक वहाँ दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की, और कैसे वहाँ पर एनडीए में फूट चल पड़ रही है और एनडीए को परवाह नहीं है। हमारे साथ है श्री अय्यर जी, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार जयपुर डायलॉग्स के अधिपति संजय जी को और आपके प्रेक्षकों को बहुत दिन के बाद मिल रहा हूं और बहुत उत्सुकता है और काफी चीज आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। आप जिस तरह से प्रश्न पूछेंगे उस तरह से उत्तर तो मिल जाएंगे। जी जी जी। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसी सूचना मिली थी कि ईपीएस और उनके और जो साथी थे वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली में उनकी चर्चा हुई हाईएस्ट लेवल पे, कोट एंड कोट। और उसके बाद उनको कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पर 15 सीट कम से कम मांग रहे थे बीजेपी वाले, और उन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की कि भाई देते हो तो दो, नहीं तो आप जाओ। और ये आके फिर इन्होंने उसमें स्टेटमेंट दिया, जो आपने सुना। उनका जो एआईडीएमके का जो प्रेसिडेंट है जय कुमार, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब कि हमारा कोई अलायंस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है एनडीए में कि वो एआईडीएमके को कह दे रहे हैं कि भाई हमारे टर्म्स पे करना हो तो करो, वरना गेट लॉस्ट। हाँ बिल्कुल, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। पहले हम एक छोटा सा एक वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को इम्पैक्ट अन्नामलई की जो यात्रा हो रही है, इसकी जो इम्पैक्ट किस तरह से ग्राउंड पर है, ये लोग समझ सकते हैं। तो मैं आपके अनुमति के साथ एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ। तो आप लोग सब देखे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक मजहब नहीं, सभी मजहब के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ में पद यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड शिफ्ट जो हो रहा है, इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आप तमिलनाडु को 4 या 5 भागों में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये बेल्ट्स हैं जहां पर इस तरह की एक कल्चर रहती है। तो इन्होंने अपना पाद यात्रा डीप साउथ यानी कि रामेश्वरम से उन्होंने शुरू किया था, और माना जाता है रामेश्वरम ऑल द वे डाउन टू कन्याकुमारी, यहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है। तो पहले जब यात्रा शुरू हुई
तो लोग आने लगे, तो लोग सोच रहे थे कि हाँ, ये तो बीजेपी का एक जो ज़रा-सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपने अभी-अभी देखा, ये 15 तारीख को था। अब आज और भी चल रहा है ये पदयात्रा। तो अब क्या हुआ है, यहाँ अब अण्णामलई जी ऐसे बेल्ट पर आए हैं जहाँ पर माना जाता है कि एडीएमके की काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो ये पकड़ को अभी क्या है, अभी भी भीड़ जम रही है, और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो इनको थोड़ी-सी एक पैनिक जैसी सिचुएशन पैदा हो गई कि क्या है भई, हमारे ही इलाके में आकर हमको आप धमकी दे रहे हो। ये धमकी तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन एक एक अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी फीलिंग जो होती है, ये हो रहा था। अब बात एक और मेरे सोर्सेज़ के अनुसार क्या हुआ, अमित शाह जी ने इनको बुलाया था, ईपीएस को बुलाया था। ये मीटिंग ईपीएस का नहीं था, ये ही वाज समन्ड फ्रॉम दिल्ली, और उनको वहां पर उस मीटिंग में सिर्फ अमित शाह थे, ईपीएस थे, और ईपीएस के लिए साथ में एक इंटरप्रेटर थे, बस। देयर इज नो अदर एडीएम के फंक्शनरी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर दुराईमुरुगन हमेशा उनके साथ रहते थे। माना जाता है कि इस मीटिंग में कोई और नहीं थे, और अमित शाह जी ने उनकी एक लिस्ट दिखाई उनको कि ये 20 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर भाजपा लड़ना चाहती है, और ये उम्मीदवार हैं। इस उम्मीदवारों के नाम में माना जाता है कि 1-2 शशिकला और उनके दामाद टीटीवी दिनकरन के भी लोग शामिल थे। यानी कि भाजपा कह रही है इनको कि देखिए आप, हम आपके जो ऑपोजिशन में है, एडीएम के अंदर जो कैंप है, शशिकला का कैंप, उसके लोगों को भी हम हमारे ही अम्ब्रेला में ले रहे हैं, और ये 20 सीट हम लड़ेंगे। ये नहीं कहा गया कि क्या हम लड़ सकते हैं 20 सीट। इट वाज गिवन, ऑर्डर किया गया कि हम ये 20 सीट लड़ रहे हैं, ये हैं हमारे उम्मीदवार। और ये उम्मीदवार जो हैं, इनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। संजय जी, मानिए अगर कोई एक कंस्टिट्यूएंसी बदल रही है, तो वहां के प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार अण्णामलई के साथ चलते हैं। इसमें एक मैं नाम थोड़े बोल दूं, एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है वेलूर इब्राहिम, और ये वेल्लूर में आने वाले, अभी तक पदयात्रा वेल्लूर नहीं गई है, लेकिन जहां पर भी इस्लाम यानी मुसलमान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां पॉकेट्स हैं, वहां पर आपको दिखाई देंगे वेलूर इब्राहिम साहब इनके साथ चलते हुए। तो इस तरह से है, तो काफी पकड़ है। इतना तो मैं कह सकता हूं कि रैली के देखकर, यानी कि पदयात्रा को देखकर आप समझ सकते हैं कि अण्णामलई की काफी अच्छी पकड़ है तमिलनाडु में। लेकिन एक ही प्रश्न बाहर उठता है कि क्या ये पकड़ जो लोग रैलीज के लिए आते हैं, वो ट्रांसलेट होगा वोट्स के रूप में। अब एक और मैं सुन रहा हूं कि अब ये दूसरी फेज में है, दूसरा भाग चल रहा है पदयात्रा का, और पूरे 6 भाग है इनके, ये जनवरी तक जाएगा। और हर अभी अभी ये किस क्षेत्र में चल रही है? अभी चल रही है, देखिए, पढ़नी और दिंडक्कल, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर चल रही है। पढ़नी इज वेरी फेमस टेम्पल ऑफ मुरुगन और कुमार और षणमुखा, एंड वहां पर डीएमके के लोकल पॉलिटिशियन ने धमकी दिया था कि मैं अण्णामलई को यहाँ पर पदयात्रा करने नहीं दूंगा। तो वो एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी था, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिए गए कि वो देखो, ये ही हैज टेकन परमिट फॉर द होल स्टेट, आप रोक नहीं सकते। तो माना जाता है कि जब वहां से वापस आया ईपीएस, तो अब थोड़ा ही वाज बेंट आउट ऑफ शेप, क्योंकि उनकी तो उम्मीद थी कि सिर्फ 10 सीटें देंगे भाजपा को, लेकिन अब तो अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको 20 सीट, ये 20 सीट आप दोगे हमें। तो थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है, और अमित शाह थोड़ा गॉन्टलेट फेंक रहे हैं। एक और चीज मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि कई रेड्स हो रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई रेड्स हो रहे हैं। इसमें एक नया एक जो रेड सीक्वेंस हुआ है, इससे डीएमके गवर्नमेंट को बाधा पहुंच सकती है। पूछिए क्यों? जी। तो बात यह है कि आप तमिलनाडु में आप अगर सैंड की माइनिंग करते हैं, रेत की माइनिंग करते हैं, तो आपको उसकी पूरी कंट्रोल प्रभुत्व के सरकार के पास है। सरकार को ये कहना होगा कि कितने कंटेनर लॉरीज बिके थे। तो अब बात ऐसा है
कि ये जो नंबर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट बहुत कम दिखा रहा था। ये पता चला केंद्र सरकार को, यानी जीएसटी का कलेक्शन 10 में 1 भाग ही हो रहा था, यानी 9 भाग ये लोग स्वाहा कर रहे थे। तो ये किस तरह से इन्होंने पकड़ा, किस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये पकड़ा, वो उन्होंने RERA, आप जानते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, यहां पर आता है परमिट बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, और दूसरा होता है सैंड माइनिंग। तो जब ये बिल्डिंग बन रहा है तो आपको सैंड की तो सख्त जरूरत है, तो इन दोनों को जब इन्होंने मैच किया तो बहुत बड़ा मिसमैच मिला। तो अब क्या हुआ, लास्ट 4-5 डेज से डीप साउथ में कई स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस जहां पर कलेक्शन होती थी रेत की जो रेवेन्यूज की, उन पर रेड्स हुए, उनके घरों पर रेड्स हुए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके घरों पर रेड्स हुए, काफी पैसा वहां से निकाला गया। तो अब इसका क्या होता है, इसमें क्या दिखा सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दिखा सकते हैं कि ये जो करप्शन है ये साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली पूरी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि वो जीएसटी ही नहीं देना चाहती। सिर्फ बात यह है कि आपको जो कलेक्शन जो करना है आपको करना ही पड़ेगा। तो जब वहां पर भी आप बाधा लगा रहे हैं तो इसके परिणाम बहुत ही ड्रास्टिक हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 2024 में अगर मोदी जी फिर से आएंगे, जो एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग दैट, उसके बाद शायद इस गवर्नमेंट को डिसमिस हो सकता है, क्योंकि ये करप्शन थोड़ा और गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एक मिसाल है, और कई जगह पर ये अगर इस तरह की करप्शन चल रही है तो पूरी सरकार वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ बैठकर खा रही है पैसा। इसमें एक आपने जो बात कही ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसको मैं देखता हूँ कि किस तरह से ये अ, अ, 2014 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो एआईडीएमके वो अपना अलग लड़ी थी पूरा का पूरा, और आउट ऑफ 40 सीट्स इंक्लूडिंग पौंडीचेरी उनको 37 मिली थी, और डीएमके को 0 मिली थी, और 3 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और उनका जो ब्रॉड कोalition था उसमें आपको याद होगा कि दे हैड दिस द तेवर्स, द यस वनयार्स, यस यस इनके जो यस यस सारे जो यस। ग्रुप्स थे उनको लेकर राइट राइट। और उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा था, और उनको मोर देन 18% वोट्स मिले थे। या 19% एग्जैक्टली। या या। या 18.8 समथिंग, सो दैट्स हम्म। 19%, यस। तो इन्होंने बाद में पता नहीं क्यों उसको जो है वो करके और एआईएडीएमके के साथ में फिर से समझौता कर लिया, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि एआईडीएमके के साथ जब भी इनका अलायंस होता है तो एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के वोट तो ले लेती है, लेकिन अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती, बेईमानी करती है, और इसके लिए ईपीएस जो है इज पर्टिकुलरली नोटोरियस। So if they are trying to cobble up a front in which there will be टीटीवी plus ओपीएस, तो वो पूरा का पूरा जो थेवर्स है आपके साउथ तमिलनाडु वाले वो साथ में आ जाते हैं, और मे बी अगेन वन यार्स विल बी विद देम, तो इस तरह से करके दे कैन मेक अ गुड कॉम्बिनेशन प्लस दी अन्नामलाई हार्ड वर्क विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। जी। हाँ संजय जी, आज देखिए अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो भाजपा की स्टैंड अलोन, मैं किसी और को ऐड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भाजपा की 10% तक आ चुका है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले वो 2.6% था, यानी उन्होंने 4 गुना किया है, और अभी दूसरी भाग हुई है पाद यात्रा, और ज्यादा हो सकता है, इससे बढ़ सकता है। अब ये भी देखा जा रहा है कि एडीएमके की जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 27 से घटकर 17 तक आ गई है। 27 से 17 आ गई है। ये लोग 2.6 से 10 पहुंच चुके हैं। और इस बीच में एक और पार्टी थी जो जो एनटीके कहते हैं, नाम तमिलर कक्षी, जिन्होंने 5 से 6% पोलिंग की थी 2021 में, वो अब साष्टांग नमस्कार करके डीएमके के चरणों पर गिर गई है।
उसका एक डायरेक्टर है, फेल्ड डायरेक्टर है, उसका नाम है सेबेस्टियन साइमन। वो कभी भी माना जाता था कि ये इनका बी टीम है, तो वो अब निकल गया, बाहर आ गया है। तो उसके जो वोट थे वो हमेशा यूथ के वोट थे। उसका 6% जो है, आई थिंक इट इज अप फॉर ग्रैब, यानी उसको भी अन्नामले ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम बाकी लोगों को मिला लेंगे, देवर कम्युनिटी के एक हैं देवेंद्र कुलवेलालर, ये देवर्स नहीं है, लेकिन ये एससी माने जाते हैं, और एक एक अनोखी कम्युनिटी है जो कह रहे हैं कि हमको एससी रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको आप ओबीसी कर दीजिए, हमें इसका धब्बा नहीं चाहिए, क्योंकि काफी लोग वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इनका 7 से 8% का वोट बैंक है। उनके जो लीडर हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी, माना जाता है वो भी बीजेपी के साथ, अगर बीजेपी की एक अलग कोalition बनती है तो उनके साथ लड़ेंगे। मैं एक और चीज हमारे दर्शकों को बता दूं कि 2014 में जयललिता जीवित थी और करुणानिधि भी जीवित थे, यानी दो दिग्गजों के सामने जाकर भाजपा लड़ी थी और 19% करीब करीब की वोट हासिल की थी। तो अब ये 19 को अगर हम थोड़ा सा और चढ़ाव दें और 30 तक ले गए, तो उसके बाद देखिए भाजपा को निश्चित रूप से 6 से 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, 6 से 10। और मैं इसके ये सीटों का अभी जो विश्लेषण है ये भी हमारे पास है, मोटा मोटा मैं कह सकता हूं, लेकिन अब नंबर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्याकुमारी एक जगह है, क्योंकि वहां पर पूरी सी पूरी पोलराइजेशन हो चुकी है, 50% हिंदू है और 50% क्रिश्चियन है। वो बहुत ही ज्यादा कन्वर्शन हुआ है, ये बहुत सालों से हो रहा था। तो यहाँ पर पोलराइजेशन इज कंप्लीट, हर हिंदू भाजपा को ही वोट डालेगा, और हर अब क्रिश्चियन कम्युनिटी में थोड़ी सी एक ब्रेक हो रही है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि कन्याकुमारी इज द बॉर्डर ऑफ केरला, केरल में क्या हो रहा है, लव जिहाद क्रिश्चियंस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो वो लोग देख रहे हैं कि देखो अब हमारी फ्यूचर थोड़ी सी हिल गई है, तो शायद हमको यही बेहतर होगा कि भाजपा के साथ हम भी आइडेंटिफाई करें। इसी ये एक ग्राउंड स्वेल मूवमेंट हो रहा है, नीचे नीचे चल रहा है, जो सामने जब ही आएगा, जब वोट परिणाम आएंगे, इलेक्शंस के परिणाम आएंगे। तो इस तरह से एक 6 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो सॉलिड है, और बाकी 4 अगर ज्यादा काम करेंगे अन्नामलाई के ग्रुप, तो वो भी हासिल कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ साथ एक और चीज भी बता दूं, ये जो भाग 1 का जो खत्म हुआ है, उसके बाद वहां पर लोग कह रहे हैं कि भाजपा की जो ग्राउंड टीम है वो उतनी एंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर रही है, उनको और भी काम करना चाहिए। तो आप देखिए क्या है ना, अन्नामले आते हैं तो एक वेव क्रिएट होता है, उसके वेव उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो कई पिटिशंस ले रहे हैं लोगों से कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब ये पिटिशंस की जो थोड़ी तो आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा। तो अब भाजपा का ये फॉर्मूला रहा है कि वो लोग पन्ना प्रमुखता पर बिलीव करते हैं। पन्ना प्रमुख का अर्थ है कि आप वोटर रजिस्टर जाएंगे तो हर पेज में कुछ 25 या 30 नाम लगेंगे, एक एक भाजपा के सदस्य को, ग्राउंड वर्कर्स को एक एक पन्ना दिया जाता है कि ये पन्ना तुम्हारा है, इस पन्ने में जो भी हैं ये आपके परिवार के सदस्य जैसे हैं, आप इनको कांटेक्ट कीजिए, देखिए उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वो वोट डालेंगे या नहीं वो बात की बात है। अब तमिलनाडु में तो 10 में से 9 लोग तो ऐसे ही निकलेंगे, वो वोट नहीं डालने वाले। लेकिन अगर आप उनके साथ काम करेंगे, उनकी जो बेनिफिट स्कीम्स के साथ है उसको उनके तक उन तक पहुंचा देंगे, तो वहां से देखिए उनका काफी अच्छा परिवर्तन हो सकता है, मन परिवर्तन भी हो सकता है कि देखिए हम अब बीजेपी को वोट डालेंगे। तो ये जो काम करना है ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हॉस्टाइल टेरिटरी में कभी कभी काम करना पड़ेगा। भाजपा के लोगों को ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, जिस तरह से टीएमसी करती है वेस्ट बंगाल में, वही होने वाला है। ये जो अभी आप एक एंट्रेंच्ड एनिमी को, आप एंट्रेंच अपोनेंट को आप निकालने की कोशिश करें, जड़ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको काफी ऑपोजिशन मिलेगी। क्योंकि ये जो डीएमके का जो करप्शन है, एडीएमके भी यही है, ऑर्गेनाइज्ड है सर जी। आपको विलेज तक कट चलती है, विलेज में भी जब डीएमके आती है तो उनका आदमी बनता है, जो चीफ कलेक्टर, यानी कि तुम पैसे दो, ये उसके
जाने बिना एक परी भी पर नहीं उड़ा सकता। इस तरह की एक पकड़ होती है इन लोगों की। तो ये इसको किस तरह से जड़ से निकालेंगे, ये एक बड़ा एक समस्या इनके सामने है। लेकिन एक प्रॉमिसिंग साइन ये है कि तमिलनाडु की जनता 65% 35 साल के नीचे है, यानी कि बहुत ही यंग है। युवा बहुत ही आकर्षित हुए हैं उनके साथ। आप भी देखे होंगे, जो आपने वीडियो देखा है, तो युवा बहुत उनके साथ हैं। तो ये भी एक नया एक ग्राउंड सेल बन रहा है। तो कभी-कभी क्या है ना, तमिलनाडु में व्यक्तिगत पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वो एक लीडर को मानते हैं, एमजीआर का जो करिश्मा था, उसके बाद जयललिता का। तो उसी तरह की एक लेवल देख रहे हैं लोग अब अन्नामलई के पदयात्रा में। तो अगर ये पर्सनल पॉपुलैरिटी को भी और थोड़ा वो ज्यादा करेंगे, तो इसके साथ शायद 10 सीट तो मिल सकते हैं भाजपा को। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है संजय जी, 20 में ये लोग लड़कर अगर 10 सीटें हासिल करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाजपा के लिए। हाँ, लेकिन अगर एडीएमके के साथ नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और भी ज्यादा फायदा हो सकता है अवश्य। ये बात आपको, मैं हमारे दर्शकों को एक और चीज इसको संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि रिसेंटली कंक्लूड एक 6 या 8 महीने पहले रीजनल बॉडीज यानी कि मेयर्स सिविक इलेक्शंस हुए थे। ये सिविक इलेक्शंस में चेन्नई, जो कि डीएमके का फोर्ट, उसका एक गढ़ माना जाता था कि यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता, वहां पर भाजपा दूसरे स्थान पर आई। डीएमके के वोट 51% थे और भाजपा के 31% थे चेन्नई में। 31%। उनको सिर्फ एक ही सीट मिला, उमा आनंदन जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, वो एक ही सीट मिला उनको। लेकिन जब हर जगह पर नंबर 2 पोजीशन पर भाजपा आई है, एडीएम के नहीं आई है। ये चेन्नई में कह रहा हूं मैं। तो एक टाइड पलट रहा है, इतना तो हम जरूर मान सकते हैं। तो ये कहां तक जाएगा ये, और डीएमके के कितने लोग जेल जाएंगे। अब देखिए, ये जो सैंड माइनिंग का जो मैंने जिक्र कर रहा था ना, ये सब सेंथिल बालाजी के इंट्रोगेशन से आया है, मेरा अनुमान है। क्योंकि वो माने जाते थे सैंड माफिया के किंग वो थे। उसीलिए वो एडीएमके में रहते थे, तो उनको डीएमके में इसीलिए लाया गया कि वो खूब पैसे बनाएंगे हमारे लिए। और वो पैसा बनाने में एक्सपर्ट है। जिस तरह से हम शायद वो एक पीसी को, चिदम्बरम को कहते हैं या शरद पवार को कहते हैं कि जहां पर भी उनको लगा वो तो वहां से कुछ निकाल कर देंगे आपको। दूसरी बात ये है कि यदि शशिकला और टीटीवी और ओपीएस ये चले जाते हैं बीजेपी के साथ में, तो जो एक जयललिता का जो वोट था, जो जयललिता से अटैच था, फिर वो किधर जाएगा? नहीं, वो शशिकला के साथ ही है। अब जो ईपीएस की जो एक कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक कोंगू नाडु कहते हैं, जो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कहता हूँ, कोयम्बतूर एरिया, नीलगिरी एरिया, तिरुपुर एरिया और ईरोड एरिया। ईरोड में बहुत ही मजबूत माना जाता है। लेकिन ईरोड में हाल ही में एक बाय इलेक्शन हुआ था, जिसमें एडीएम के अपना कैंडिडेट लगाकर बुरी तरह से हारी। तो उस हार के बाद ईपीएस ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई सदस्य हमारे लिए वोट नहीं डाले। तो भाजपा भी एक मैसेज भेज रही है एडीएमके को, आप पिछले इलेक्शंस में आपके वोटर्स हमको वोट नहीं डाले, तो हम भी ये कर सकते हैं आपको, समझ रहे हैं ना। तो एक टिट फॉर टैट पीछे से वार भी हो रहा है। ये उनका हाँ, आरोप था कि हमारे 40,000 प्रोस्पेक्टिव वोट्स ने डाला ही नहीं, वोट डालने ही नहीं गए। ये ऐसा कुछ हाँ, आरोप लगाया था उन्होंने। तो ये हाँ। जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम वही डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, नीलगिरीस में कौन ठहर रहे हैं? ए राजा कौन है? भूतपूर्व 2G स्कैम में अक्यूज कम्युनिकेशन मिनिस्टर। वो डीएमके के प्रतिद्वंदी होंगे मोस्ट लाइकली। तो उनके आगे तो कोई भी आप ठहरा सकते हैं, तो जीत सकता है अगर एकजुट काम करें तो। दूसरा है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर हमेशा प्रो हिंदू रहा है और वहां पर बहुत ही कड़ी मुकाबला होगी। ये अच्छा कैंडिडेट अगर बीजेपी भाजपा खड़ा करती है, तो जीतने के अच्छे पॉसिबिलिटीज हैं। तीसरा तिरुपुर, जहां की निटिंग इंडस्ट्री की कैपिटल है आज। आपके टी शर्ट्स, बनियन वगैरह वगैरह सब वहीं बनते हैं, पूरे विश्व के लिए, देश के लिए ही नहीं। तो वहां पर भी भाजपा बहुत मजबूत है। यहाँ ये आपको 3 सीट यही मिल रहे हैं सर जी। तो ये सब माना जाता है ईपीएस का स्ट्रांग प्लेस है, स्ट्रांग होल्ड है।
तो थोड़ी सी उनकी जमीन उनके नीचे से थोड़ी सी हिल रही है, तो उसके शायद वही एक फ्रस्ट्रेशन ये जयकुमार के स्वरूप में बाहर आया। उन्हें बोले कि अभी हम नहीं लड़ेंगे। और एक थियरी है, दूसरा थियरी ये है कि डीएमके और एडीएमके आपस में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि अब एक नेशनल पार्टी को क्यों हम जगह दे रहे हैं तमिलनाडु में, क्यों ना इसको एक तरह से बंद कर दें। ये चीज बहुत ही कॉमन है केरला में। केरल में है ना, आपको एक इधर का कांग्रेस का कोalition है, एक कम्युनिस्ट का कोalition है, ये दो ही लड़ते रहते हैं हमेशा। वो ये दो मिलकर भाजपा को बाहर रखते हैं। क्रॉस वोटिंग कहते हैं वहां पर, बहुत ज्यादा होता है केरल में, क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा होता है। और माना जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोग एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज वहां पर 100% लिटरेसी है। आप लोगों को समझा बुझा सकते हैं कि आपका भविष्य इसमें ही अच्छा है, इसलिए आप इसको वोट दीजिए। तो ये वोटिंग एक मजाक बन गई है सर जी। किसी को भी वोट का जो महत्व नहीं है वो समझ नहीं रहे हैं लोग। एनीवे, तो इसीलिए ईपीएस थोड़ी सी घबराए हुए हैं। क्या ये 17% और भी घटकर 10 तक अगर आ गया तो उसके बाद एटीएम की पार्टी रहेगी नहीं, क्योंकि बाकी जो है डीप साउथ, शशिकला, टीटी दिनकरन, ओपीएस थोड़ा कम, इनका जो पकड़ है वो अभी भी वैसा ही है जो पहले था। और माना जाता है एडीएमके इसीलिए हारी 2021 में, क्योंकि वो लोग लास्ट मिनट पर दे वॉकड अवे फ्रॉम ए डील विद एएमएमके, जो कि शशिकला के जो नेफ्यू थे टीटी दिनकरन, उनका पार्टी था। शशिकला तब जेल में थी, वो तो कंटेस्ट नहीं कर सकती, उसके बाद में ही बाहर आई वो। तो अभी ये बाहर आ चुके हैं और थोड़ा सा वो एक ले ऑफ द लैंड कुछ प्लान स्ट्रेटेजाइजिंग कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये लोग मिलेंगे भाजपा के साथ, और एक बड़ा पार्टी है जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में बहुत पकड़ है, अनबुमणि रामदास तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे यूपीए में, उनका जो पार्टी है पीएमके, वो पीएमके क्षत्रियों की पार्टी है। और वहां अगर उनके साथ भी अगर ये गठबंधन में उनको भी शामिल किया जाएगा तो अवश्य 19-20 क्या और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही चिड़े हुए हैं डीएमके से। उन्होंने पूरे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मस्जिदों को नहीं तोड़ते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कह रहा हूं मैं, चर्च को नहीं छूते हैं। और माना जाता है कि क्रिश्चियंस अब तमिलनाडु में रन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो गणेश के जो मूर्ति का जो सेल्स था उस पर भी प्रतिबंधन लगाए थे इन्होंने, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, करूर उस पर हम डिस्ट्रिक्ट में, इस 1 तरह। मिनट में बात करते हैं। पहले मैं ज़रा या दर्शकों से अनुरोध कर लूँ कि या कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप बेल आइकॉन भी दबाएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको याद दिला रहे हैं एक बार फिर से, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। और आप हमारे जो क्राउड फंडिंग एफर्ट चल रही है उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं, वो भी लिंक वहाँ दिया हुआ है। तो बात आपने जब छेड़ी ये मंदिरों वाली, तो इस समय जो ये डीएमके ने एक एंटी सनातन धर्म जो वो पूरा नैरेटिव चला रखा है, और उसके ऊपर एडीएमके तो बिल्कुल चुप है। और अन्नामलाई ने बहुत ही फोर्सफुली उसको काउंटर किया है और यहाँ तक कहा है कि वो जो भी चुनाव लड़ेगी बीजेपी, वो सनातन धर्म और तमिल कल्चर के लिए लड़ेगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ये एक आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं। इससे भी शायद इनको गेन होगा, लेकिन हमको एक कहना जरूरी है आज कि ये लोग जो है ना, राम के मूर्ति पर चप्पल की माला पहनाते थे, ये 50-60 साल से हो रहा है। तो ये लोग डीएमके का मैथ ये है। और अब मैं डॉट अलायंस को भी इसमें जोड़ लूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मौर्य जी बिहार में बोल रहे हैं, एक और सज्जन मौर्य जी सापा के हैं, वो भी वही बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, इनकी मैथ में बहुत सीधी सरल बातों में समझाता हूं संजय जी। इनकी मैथ इस तरह से कुछ है। ये लोग मानते हैं कि आज भारत 80% हिंदू नहीं, शायद 75% हिंदू है, 75, 75%।
और बाकी जो 25% है, इनको पूरा यकीन है कि वहां से 90% की वोटिंग ला सकते हैं। हाँ, और ये लोग करेंगे कि ये जो 75% है, इनमें से सिर्फ 2 में से 1 आकर वोट डालें। तो इस तरह से अगर हम मैथ करते जाएंगे, तो अगर आप समझिए कि हिंदुओं में भाजपा को 100 में 60 लोग डाल रहे हैं, तो अगर हम मैथ इसका करेंगे, तो कमिटेड वोट जो है भारत में, पूरे भारत में 24% के आसपास आएगा। 24 या 25% भाजपा के लिए आएगा और 22 से 23% इनको आएगा। बाकी कौन है? बाकी जो अनडिसाइडेड 40% हिंदू जो हैं, ये निर्णय करेंगे कि कौन आएंगे। तो इसके लिए क्या है, उसमें कई लोग दलित हैं, तो ये लोग पूरी कोशिश ये आप कर रहे हैं। देखिए प्रियांक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे, ये लोग दलित लीडर्स हैं, और एक परमेश्वरा जो कि होम मिनिस्टर है कर्नाटका के, ये भी दलित लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, दलितों का भी बहुत अपमान होता है वगैरह वगैरह। तो MCND, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड दलित्स, इनकी एक कोalition बनाकर इस वोट बैंक को ये लोग अपना बनाना चाहते हैं। ये तो तो आज से थोड़ी कर रहे हैं ये करते हुए तो इनको जो है वो 50 साल हो गए। हाँ, अभी क्या है ना, एक चीज जो बदला है वो ये कि अब तक The formula that works in Tamil Nadu does not work anywhere else in the country. So I नहीं think नहीं, आंध्र प्रदेश में भी सर जी, we need to look at it मैं that way. थोड़ा आपसे सॉरी, आपसे मैं थोड़ा सा मैं हटकर बोल रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में भी आपको दिखाई देगा इसका एक असर, क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है आंध्र प्रदेश में। क्या हुआ है, 3 पोलराइजेशन, 3 ग्रुप, 3 पोल्स बन रहे हैं आंध्र प्रदेश में। YSRCP अलग, तेलुगु देशम पार्टी और JSP जनशक्ति पार्टी, जो कि चिरंजीवी के भाई, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी एक्टर हैं, पवन कल्याण और TDP अलग मिलकर वो एक ग्रुप बना रही हैं, और भाजपा तीसरा है। भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने NT रामाराव की बेटी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, पुरंदेश्वरी। अब YSRCP हैज पुट चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने जेल में डाल दिया है करप्शन के चार्जेस में। तो अब इसका सिंपैथी वेव हो सकता है। तो अब ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट जो बन रहा है, किस तरह से कास्ट लाइंस में ब्रेक हो रहा है। ये जो कम्मा और कापू, जो कि नंबर ज्यादा नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो लोग TDP और JSP में हैं। रेड्डीज इधर है YSR के पास। अब वो रेड्डीज में दो टाइप्स के हैं, हिंदू और क्रिश्चियन। क्या हिंदू ये मानेगा कि मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं भाजपा को वोट करूं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगी। और दूसरा, पुरंदेश्वरी भी कम्मा है, तो वहां पर भी लोग सोचेंगे क्या मैं इसको डालूं या उसको डालूं। तो अगर ये ठीक से अगर कुछ कर सकते हैं तो फायदा हो सकता है भाजपा को। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाजपा और TDP का जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, ये दोनों मिलकर कॉमन वोट को बांट लेंगे और जीतेगा जगनमोहन रेड्डी। ये ऐसा हो सकता है। ये तो तो यहाँ पर देखिए, भी I हाँ don't agree with this on the count. मैं तो आपको I will give you plain statistics is that 2014 में जगन आपके इसके चंद्रबाबू नायडू प्लस बीजेपी had won, वो जीते थे और दोनों में जीते थे। यानी कि आपके लोकसभा में भी जीते थे, विधानसभा में भी जीते थे। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने बेवकूफ़ियाँ की और उसकी वजह से वो हारे। और आज भी देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो भाजपा के आगे-पीछे घूम रहे हैं और भाजपा का जो 4% वोट था, वो सडनली 1% से नीचे यूँ ही नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाया था पिछली बार। और जो आप बता रहे हैं ना कि जिस तरह से इरोड में वो किया, हाँ उसी तरह से इधर भी किया। तो चंद्रबाबू नायडू वाज़ टॉट अ लेसन। अब वो वहाँ दूसरी तरह से चल रहा है। लेट अस टॉक अबाउट तमिलनाडु राइट नाउ। बाकी का जो है वो अलग-अलग चलता है। यूपी में ऑफ कोर्स दिस इक्वेशन नेवर वर्क्स। बिहार में इट डज़न्ट वर्क। इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली। तो ये एंटी सनातन करके तो ये दे विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो वो इक्वेशन अलग है। लेट अस टॉक अबाउट तमिलनाडु। या तो ये एंटी सनातनी लोग
मानते हैं कि ये एटलीस्ट इनकी मैथ ये है, डीएमके की मैथ ये है कि जब तक इलेक्शंस आएंगे तब तक जनता ये सब भूल चुकी होगी और हमेशा की तरह डीएमके या एडीएमके को ही वोट डालेगी। ये इनका मैथ है। लेकिन हमको एक चीज देखना है कि लाइक तो आई सेड, ये क्रिश्चियन कितना परसेंट मानते हैं? क्योंकि आपके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स तो 6% बोलता है सिर्फ। नहीं नहीं, क्रिप्टो बहुत है सर जी, बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियंस है। मैं एक आपको मिसाल दूं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं तमिलनाडु में, हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट 36 हैं, 36। उसमें हम्म, माना जाता है 22 क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस या क्रिश्चियंस हैं। अब देखिए तिरुनेलवेली में क्या हुआ। तिरुनेलवेली में एक राजस्थान के सज्जन आकर 3-4 महीने पहले आकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई और गणेश जी की मूर्तियां बनाई। अब इन्होंने 2 दिन या 3 दिन गणेश चतुर्थी के पहले इन्होंने पूरे मूर्तियों के दुकानों को बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? उनका ये आरोप था कि ये लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसीलिए कर दिया। तो वो इनको ये कलेक्टर ने किस तरह से इसको डिटरमिन किया कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा, और देखिए एक लिमिट है, उसके अंदर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं। वो बांधने के लिए आसान है, वो क्ले में ना आपको और भी थोड़े चीज ऐड करने होंगे। तो जब ये जो दुकान वाले थे, इन्होंने केस लगाई थी मद्रास हाईकोर्ट में। उसका जजमेंट आया था 16 तारीख के 10 बजे के आसपास सुबह में। लेकिन अगर जब जजमेंट आता है, जजमेंट में क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, ये बोला कि आप किसी को भी मूर्तियां बेचने से रोक नहीं सकते, आप फौरन इसको हटा दीजिए। सुबह 10 बजे कुछ ऑर्डर आया, रात के 12 बजे तक कलेक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया कि जाकर अनसील करें। तो 14 घंटा इन्होंने वेट करने दिया, वेट, ही फोर्स देम टू वेट। इस बीच में भाजपा, एक और पार्टी है हिंदू मुन्ननी, जो पॉलिटिक्स में नहीं आता है लेकिन वो एक समूह जागरण करता है, हिंदू मुन्ननी। ये लोग वहां की लोकल लॉयर्स बॉडी, इन्होंने पूरे हलचल, दे हैव टू टेक टू द स्ट्रीट्स। अब जब जब ये कोर्ट देता है फैसला, अब डिप्टी कलेक्टर ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके बाद में आप देखिए, यही केस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं लोग मूर्ति इसको बेचने में। तो ये एक विपरीत स्थिति पैदा हो रही है जहां पर क्रिश्चियनों की पकड़ बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूं आपको। एक डीजी ऑफ इंटेलिजेंस है जिनका नाम है डेविडसन देवासिर्वादम। डेविडसन तो आप जानते हैं कौन सी मजहब के हैं वो। ये इंटेलिजेंस के डीजी हैं। जब ये कमिश्नर थे मदुरई में, तो 200 फेक पासपोर्ट्स एक ही घर के एड्रेस से, पूरे पूरे 200 लोग श्रीलंकन क्रिमिनल्स थे, उनको दिया गया। और अन्नामले ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन स्टालिन उनको ट्रांसफर भी नहीं किया उन्होंने। तो सोचिए आप कितनी पकड़ होगी इनकी। आपने एक और चीज देखा था ना, एक पैसर था पुन्नया, जॉर्ज पुन्नया, जिसने कहा हम्म। थी कि हमने आपको भीख दिया था 21 में, जिसकी वजह से आप आए थे। तो ये जो 6% आप जो कह रहे हैं, मेरा मानना है कि शायद 10 या 12% के आसपास है, 6 नहीं है, बहुत ज्यादा है। है ना? इवन देन अगर वो मान लीजिए इतना भी है तो भी 80% हिंदूज हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई तमिलनाडु इज द मोस्ट स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ द एंटायर कंट्री। लेकिन वहाँ पर भी जो है लोग हर काम में पूजा करते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड डू इट वेरी ओपनली एंड दे आर वेरी अपफ्रंट अबाउट इट। लेकिन उसके बाद जाके वोट ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके फेथ को गालियाँ देते हैं। तो ये जो है ना एक महमूद का गाना, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, बस यही है। तो रुपया की कमी तो बीजेपी के पास भी नहीं है। लेकिन अभी तक बीजेपी अपना ज्यादा देती नहीं है पैसा। अब देखिए 2021 में जब इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो माना जाता है, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये लोग डीएम के लोग हर वोट के लिए 2000 दे रहे थे। तो भाजपा जहां पर भी वो कंटेस्ट कर रहे थे, वो लोग 500 दे रहे थे। 500 बहुत कम है। उनको अगर जीतना था तो सीधा 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 2000 2500 तक जाना था। क्योंकि
तमिलनाडु में ये प्रूव हो चुका है कि पैसों से आप जीत सकते हैं। टीटीवी दिनकरन ही केम एंड जब जयललिता गुजर गई, उनका कंस्टिट्यूएंसी तो जा आर.के. नगर, और आर.के. नगर चेन्नई का एक कंस्टिट्यूएंसी है। वहां पर इसने वहां खड़े होकर हर फैमिली, हर शख्स को 20,000 ऑल टाइम हाई। और उसने किस तरह से दिया है पता है सर जी? उसने वो जो पैसे थे, उसने सीधे हाथ में नहीं दिए। उसने एक वो जो दीवार का है ना, फटा हुआ नोट, आधा आधा नोट उसको दिया और बोल दिया कि देखो, आपका पैसा इस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं मिलेगा, बगल की कंस्टिट्यूएंसी में आपका आपके लिए ये दुकान पर जाइए, इसको ले जाइए, इसको ले जाने के बाद आप बाकी पैसे आपको मिलेंगे। 20 रुपए का नोट को फाड़ कर दिया गया था उनको, ठीक है ना? तो इस तरह से तो जीत गए। टीटीवी दिनकरन वन दैट सीट। सो पैसा पैसे से बनता है, लेकिन क्या भाजपा वहां तक नीचे उतर कर आएगी, इसको देखना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बात करना भूल गए, 2,000 रुपयों की उपलब्धि नहीं होगी। तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो अभी आ रहा है, हाल ही में तेलंगाना में देख सकते हैं, तेलंगाना में पैसों का बहुत खेल है, तो वहां देख सकते हैं क्या होगा इसका प्रभाव। चलिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है सब कुछ, हाँ, बट इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि अन्नामलाई जो है वो ही इज़ मेकिंग वेव्स, और बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इज़ स्टेयरिंग अ द्रविडियन पार्टी, बोथ द्रविडियन पार्टीज़ इन द फेस, जो उन्होंने 2014 में किया था, और हाँ। अगर वो कंटिन्यू रखते उसको तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद श्री अय्यर जी। दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।